हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल में। और आज हम अध्याय 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। और इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलो देख लीजिए आज हम क्या क्या पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले लाइन में लिखा गया है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? तो ये हम देखेंगे, लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं या नहीं। क्रिस्टलन जल क्या है ये हम देखेंगे। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये 3 क्वेश्चनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे तीनों क्वेश्चन के आंसर। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। दो दशमलव चार, 4.2, 2.4.4। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? तो इसे जानने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पर 2.15 या 2.15 दिया गया है, 2.15 यहाँ पर दिया गया है, ऐसे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क कॉटन नली में गर्म कीजिए। तो कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को हमने शुष्क कॉटन नली में गर्म करना है। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है ये हमें देखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहेगा, कॉटन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं, ये भी हमें देखना है। ये कहाँ से आई हैं ये भी हमें देखना है। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंद डालिए, ये भी हमें करके देखना है। इसके बाद क्या होता है ये भी हमें पर देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से ये 2-3 बूंद डालने के बाद क्या नजर आता है वहां पर। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। क्या आप क्या परीक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट नीले रंग वापस आ गया है, ये भी हमें नोटिस करना है, वहां पर देखना है। तो सबसे पहले हम तिमाही एक पिक्चर यहाँ पर दी गई है 2.9 में, उसे हम देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पर काम होगा। देखिए यहाँ पर एक ये दिया गया है, पूरा एक स्टैंड का पूरा आधार है, वर्ण स्टैंड। और यहाँ पर एक फिट कर दिया गया है, ये पूरा एक यह दिया गया ये बर्नर है ये। ठीक, और बर्नर में यहाँ पर ये निकल रही है फ्लेम, ज्वाला। ठीक, इसे आप बोल सकते हो फ्लेम या ज्वाला, यहाँ से निकल रही है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, तो ये आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे, नीले रंग के हैं। जल की बूंद तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है वो जल की बूंदे हैं। और ये नली जो है वो कॉटन नली है। और परख नली को पकड़ने वाला चिमटा वो ये है, परख नली होल्डर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। और इसमें अब हम जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से काम होता है। कि सबसे पहले कॉपर सल्फेट को इस परख नली में लेकर, ये कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल इस परख नली में लेकर जब हम गर्म करेंगे तब क्या होता है, यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे हम। ठीक, आइए चलते हैं। यह देख रहे हैं आप, एक बर्नर है, साथ में इसमें से लो फ्लेम निकल रही है। ठीक ना, और यही जस्ट बाद में आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से इसमें परख नली ये हीट होगी और ये परख नली यहाँ पर हीट हो रही है। ठीक है, इसमें जो दिखाई दे रहा है ये नीला क्रिस्टल है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये नीला क्रिस्टल हीट होगा। हीट होने के पश्चात इसमें से पानी की बूंद बाहर निकलेगी, ये इसे गर्म कर रहा है। ठीक है ना, फ्लेम इसे गर्म कर रही है क्रिस्टल को, और इसमें से इसके बाद पानी की बूंद इसमें से बाहर निकलती हुई दिखाई देगी आप। ये देखिए, ये कलर चेंज हो गया, ब्लू से व्हाइट हो गया है। ठीक है ना, ब्लू से व्हाइट हो गया है। इसमें से पानी की बूंद यहाँ पर आपको परख नली में दिखाई देने वाली है। ये पानी की बूंद आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस प्रकार से जब क्रिस्टल पूर्णतः व्हाइट रंग का हो जाता है तो इसमें से जल की बूंद भी बाहर निकल आती है। जल की बूंद बाहर निकलने से ये होता है क्रिस्टल व्हाइट रंग का दिखाई देने लगता है, अर्थात क्रिस्टल के अंदर जल है। उस जल जो क्रिस्टल के अंदर होता है उसे हम क्रिस्टलन जल के नाम से जानते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। उसमें जो जल की बूंद बाहर निकल आती है, ये इस प्रकार से जल की बूंद इसमें बाहर दिखाई देती है। नेक्स्ट कंडीशन में ये देखते हैं कि अगर ये क्रिस्टल में जल है वो बाहर निकल चुका है तो ये
जल की बूंद को जब हम क्रिस्टल में डालेंगे तो ये व्हाइट जो क्रिस्टल हमें दिखाई दे रहा है, व्हाइट क्रिस्टल फिर से नीले रंग का हो जाएगा। ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ये क्रिस्टल में जल की बूंद को फिर से मिलाया जा रहा है जो व्हाइट रंग का हो गया है। तो जैसे ही हम इसमें ये जल डाल दिया है, इसके बाद ये फिर से पुनः नीले रंग का हो गया है। ये हम इसमें देख पा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि बाद में यदि क्रिस्टल में जल मिला दिया गया गर्म करने के बाद तो पुनः नीले रंग का हो जाता है। यहाँ पर अभी हमने एक वीडियो देखा था, उसमें क्लिपिंग देखी है, उसमें हमने बताया कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को शुष्क क्वथन नली में गर्म किया गया था और गर्म करने के बाद आप देख रहे थे कॉपर सल्फेट का रंग क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है कि कॉपर सल्फेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, क्या क्वथन नली में जल की बूंद नज़र आती है? बिल्कुल आती है, जल की बूंद नज़र आती है। तो आप इसमें हाँ लिख देंगे कि हाँ आती है। यह कहाँ से आई? तो ये हमें जो जल की बूंद नज़र आती है वो वास्तव में क्रिस्टल से निकल कर आती है। क्रिस्टल से ही जल की बूंद आती है, क्रिस्टल से। ठीक है, निकलती है। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की बूंद डाली। तो जो क्रिस्टल सफ़ेद रंग का बन गया था उसमें हमने जल की बूंद डाली। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट नीले रंग का वापस हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल वापस नीले रंग का हो जाता है। यहाँ भी आप हाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्रियाकलाप 2.15 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम इसी के बारे में पढ़ने के लिए। क्रिस्टल जल क्या है या क्रिस्टलन जल क्या है, दूसरा पॉइंट हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो हम देख लेते हैं इसमें क्रिस्टलन जल क्या है। तो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। शुष्क दिखने वाले, ये शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तब वह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है, जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा था, क्लिपिंग में देखा था। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया हमने अभी क्लिपिंग देखी थी, वीडियो क्लिपिंग, उसमें दिखाया गया था। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, एक सूत्र इकाई का मतलब होता है एक अणु में जितने अणुओं की संख्या हो, जल के अणुओं की संख्या होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण के रूप में लिख सकते हो, एक सूत्र इकाई ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट का CuSO4, ये एक सूत्र इकाई है लवण की। इसमें 5 जल के अणु संलग्न हैं। तो ये 5 जल के जो अणु हैं तो वास्तव में क्रिस्टलन जल कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट भी हमको यहाँ दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु साथ में हैं। तो ये 10 के जल के अणु जे की क्रिस्टलन जल कहलाए। ठीक, यहाँ पर लिखा भी गया है कि कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित रहते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4, यहाँ पर ये 4 लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं रहा हो तो मैं इसे आपको बता देता हूँ कि दिखाई, देखिए यहाँ पर CuSO4 है और 5 जल के अणु यहाँ पर लगे हैं 5 हाइड्रेट, जिसे हम जैसे बोलते तो पेंटाहाइड्रेट के नाम से इसे जानेंगे। 5 जल के अणुओं, एक होगा तो उसे 2 होगा, उसे 3 है, 4 है, 5 है। तो इसे किस प्रकार से हमें बोलना है वो हम इसे कह सकते हैं। यदि आधा जल का अणु है तो हम उसे हेमीहाइड्रेट बोलेंगे, 1 है तो मोनोहाइड्रेट, 2 हैं जल के अणु तो डाईहाइड्रेट, 3 जल के अणु है तो ट्राईहाइड्रेट हम इसे बोलेंगे। इस प्रकार से हम इसे बोलते हैं। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि तो यहाँ देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु है तो डेकाहाइड्रेट हम इसे बोलेंगे। का अणु आर्द्र है या नहीं, इसे देखने के लिए बताया गया कि ये आर्द्र है या नहीं। तो हम इसे कह सकते हैं ये आर्द्र है। अब आप बता सकते हैं कि ये आर्द्र है कि नहीं। आर्द्र का मतलब है नमी युक्त है या नहीं, तो इसमें नमी सम्मिलित है अर्थात 10 जल के अणु है, ये आर्द्र है, हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि इसमें क्रिस्टलन जल शामिल है, जिसमें क्रिस्टलन जल शामिल है वह है लवण आर्द्र है। ठीक, इसे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इसी में साथ में इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसमें जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन जल होता है, जिसमें क्रिस्टलन के 2 जल के अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हुआ कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डाइहाइड्रेट। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हमको इसका पता चल गया है कि वास्तव में जिप्सम क्या है। जिप्सम आप देखेंगे तो
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, इसमें 2 जल के अणु हैं, ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र है। अब हम यहाँ देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, हमारा अगला क्वेश्चन था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तो वो हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यह देख रहे हैं जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, अर्थात जिप्सम से आधा जल का अणु बाहर निकल जाता है, इसके बाद ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, ठीक। यहाँ हम पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जान चुके हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार से बनता है, और उससे पहले हमने एक शब्द पढ़ा था जिप्सम। जिप्सम का सूत्र आपको बता दिया था, जिप्सम का सूत्र क्या है, तो जिप्सम के सूत्र के बारे में आप जान चुके थे, कैल्शियम सल्फेट SO4 जिसे कहा गया है, और डाइहाइड्रेस इसका सूत्र है, अर्थात 2 जल के अणु यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, यहाँ बताया जा रहा है कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, अर्थात जिप्सम को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन ताप पर, तब यह जल के अणुओं को त्याग देता है, यहाँ से जल के अणुओं को जो बाहर निकाल देता है, तब जाकर यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बचता है, अर्थात तो उसके साथ में केवल आधा जल का अणु ही शेष रह जाता है, जिसके कारण हम इसे हेमीहाइड्रेट नाम देते हैं, और इसी को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं या सही स्थान पर बैठाने के लिए करते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर बन जाता है, ठीक है। यदि हम इसमें पानी मिलाएंगे तो पुनः ये कठोर बन जाएगा। यहाँ पे समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण में आपको ये बताया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये हेमीहाइड्रेट है, और यहाँ पर वापस ये जल के अणु मिल जाए तो ये वापस जिप्सम में तब्दील हो जाता है, इसमें 1.5 या हेमीहाइड्रेट बन, या अपन कहेंगे 1/2 यहाँ पर मिलाया गया, इसके बाद 1 + ½ जल का अणु यहाँ लेकर इसे क्रिया कराई गई, तब जाकर ये जिप्सम में तब्दील हो गया है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा होता है, और जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है कि कैल्शियम सल्फेट को 2 इकाई जल सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग यहाँ आप देखेंगे तो खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको इसका उपयोग किया जाता है तो वो आपको नोटिस करना, ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि इसके उपयोग लिखने के लिए आते हैं तो आप इसका उपयोग भी आसानी से लिख सकते हैं, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, ठीक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर चैप्टर हम अगली वीडियो से चालू करेंगे तो 3rd चैप्टर चालू होने वाला है अगली वीडियो से, तो बने रहें और कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके जब वीडियो डले।